नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग आज के समाचार पत्रों में छपे हुए प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि हम लोगों के लिए प्रतियोगी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख रूप से छपी हुई खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जिसके द्वारा पेट परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो यूपी SSSC रिक्रूटमेंट 2021 योगी सरकार से समूह ग के 50,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी का ज्ञान जरूर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा किया था, जिसमें लिखा गया था कि बाबू बनने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद जो है यूपी SSSC रिक्रूटमेंट 2021 राज्य सरकार ने समूह ग के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC की 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत होने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी होगा। पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना को आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर, ठीक है, जो आपका स्कोर आएगा, मुझे लगता है परसेंटाइल के आधार पर जो है एक वरीयता क्रम बनाएंगे, तो जो भी स्कोर आए परसेंटाइल के आधार पे, तो उसमें विभिन्न पदों पर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर आता है और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो नेक्स्ट कोई किसी विभाग की भर्ती होनी है, तब उसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 2 स्तरीय परीक्षा केवल उन्हीं पदों पर चयन के लिए मान्य होगी जिनके लिए भविष्य में विज्ञापन निकाला जाएगा। पूर्व में जारी विज्ञापन में घोषित प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है अर्हता परीक्षा इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी कि इसके माध्यम से अभ्यर्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण हो सके, उनकी तर्क शक्ति, उनकी समझ एवं विवेचना क्षमता का भी परीक्षण किया जा सके। परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की उन क्षमताओं का आकलन किया जाएगा जो सामान्यतः समूह ग के शासकीय कर्मचारियों के लिए जरूरी होता है। आपको हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस बताया जा रहा है। परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था के जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी पर आधारित कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से सभी विषयों के लिए 5-5 प्रश्न होंगे। इसका अध्ययन जो है कल हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से किया था कि किस प्रकार से किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस ऐसे होगी परीक्षा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकृति की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, यानी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। महत्वपूर्ण है अप्रैल या मई में परीक्षा की तैयारी है। ठीक है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम घोषित करने के साथ ही परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। आयोग अप्रैल या मई में परीक्षा करना चाहता है। परीक्षा में 25 से 30 लाख परीक्षार्थियों के बैठक का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत लंबी संख्या है। यही न्यूज़ जो है अन्य पेपर में छपी हुई है। ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय होगा, किस किस पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है यही न्यूज़ जो है आज के अमर उजाला में भी छपी हुई है और इन्होंने दिया है कि हमने पहले ही निकाल दिया था कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक ना।
सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है क्या क्या पूछा जाएगा। सभी पेपरों में जो है एक ही चीज़ निकली हुई है। फिर जो है दैनिक जागरण में भी यही चीज़ निकली हुई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट इतिहास से लेकर सामान्य ज्ञान तक के होंगे प्रश्न, जानिए क्या होगा परीक्षा का प्रारूप। प्रत्येक शैक्षिक विषय से 5-5 अंकों के यानी कुल 45 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। अभी जो हम इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होगा, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल और इंटर स्तर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस है आपका जो है कल जो हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा था वही सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है क्या क्या। ठीक है, यह परीक्षा किसी भी एक चीज़ है, इसमें कोई न्यूनतम आयु वर्ग का वो नहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसे दे सकता है। आयोग के मुताबिक इसमें सफल होने के बाद किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा में आवेदन करने पर सेवा से संबंधित शर्तें लागू होगी। पेट के लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था 2 घंटे का पेपर है, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न आएंगे और माइनस मार्किंग की व्यवस्था है, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी न्यूज़ है, जीआईसी प्रवक्ता के 14 पदों पर हुआ चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज के समय में जो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं उसे अतिशीघ्रता के साथ जारी कर रहा है। तो इसी कड़ी में कल जीआईसी प्रवक्ता के कुल 14 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 5 विषय में प्रवक्ता के 14 पदों पर चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने शनिवार को सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। प्रवक्ता अंग्रेजी के 4 में से 3 पदों पर चयन हुआ। मानक से कम अंक पाने पर अनारक्षित श्रेणी का एक पद रिक्त रह गया। चयनितों में रूबी पांडे, अनीता एवं खुशबू सिंह के नाम शामिल। रूबी पांडे, अनीता एवं खुशबू सिंह के नाम शामिल। वहीं प्रवक्ता संस्कृत के 5 पदों पर आयुषी राणा, बीनू सिंह, सुषमा द्विवेदी, रागिनी मौर्य एवं सीमा। प्रवक्ता उर्दू के 2 पदों पर कमर जहां एवं शबनम का चयन और प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 1 पद पर आकांक्षा जैन का चयन हुआ। इसके अलावा प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के 4 में से 3 पदों पर समता शाही, पूनम रानी एवं गायत्री प्राल को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक रिक्त पद के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से चयन नहीं किया गया। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनके लिए जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और तो उनके लिए एक यूजीसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण खबर यह प्राप्त हुई है कि जो जेआरएफ की एज थी उसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि क्या खबर है। यूजीसी नेट 2021 जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, यूजीसी ने बढ़ाई उम्र सीमा। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के बारे में सूचना दी जाएगी। यूजीसी नेट का पहला पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। नई दिल्ली, मई में होने वाले यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई में होने वाले जेआरएफ के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 31 वर्ष कर दी है। मतलब अगर आपकी उम्र 31 वर्ष है तो आप जो है जेआरएफ पाने के हकदार होंगे। पिछले साल दिसंबर में अब परीक्षा नहीं हो सकी। उम्र सीमा इसलिए बढ़ाई गई है जो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होने की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके वे इस बार परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को आयोजित किए जाएंगे। तारीखों की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के साथ की थी। ठीक है, तो क्या है इसमें, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 मई 2021 चक्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा पोर्टल ugcnet.nta.ac.in के जरिए आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2021 तक चलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए होती है परीक्षा। बता दें कि यूजीसी नेट का आयोजन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और
जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होती है। यह साल में 2 बार आयोजित की जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। आखिरी तारीख 2 मार्च है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 3 मार्च है रात 11:50 तक। आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तारीख जो है 5 से 9 मार्च है। एडमिट कार्ड जारी होने की कोई भी तिथि निश्चित नहीं है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए है 1000, EWS OBS और EWS OBC और NCL के लिए 500 रुपया, SC ST दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए 250 रुपया। परीक्षा का पैटर्न आप लोगों को मालूम है। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के बारे में सूचना दी जाएगी। UGC नेट का पहला पेपर टीचर्स एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। इस पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है। अभ्यर्थी कुल 84 विषयों में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद जो है एक अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है क्रेट का रिजल्ट इस माह के अंत में। PhD से संबंधित वहाँ पे एक परीक्षा होती है जिसे क्रेट बोलते हैं, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में PhD की 625 सीटों पर होना है प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में PhD प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 का परिणाम इस माह के अंत तक जारी होने के आसार हैं। कापियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन 17 जनवरी को किया गया था। 18 फरवरी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने का लक्ष्य था, लेकिन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक रिजल्ट होने का इंतजार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में PhD की 625 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रयागराज के 12 केंद्रों में क्रेट का आयोजन किया गया था। उनमें 203 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की है, बाकी सीटें संगठक महाविद्यालयों की है। परीक्षा के लिए कुल 6092 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से थोड़ा सा कट गया है, कितना था इसमें। ठीक है, तो ये जो है PhD से संबंधित न्यूज़ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन अभी हाल में ही किया गया था, तो उसमें महिला वर्ग की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता हैं। ठीक है, और यह 4 साल में उनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने शायद इस पुरस्कार को 2 बार जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को। और एक बार पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़। जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ओसाका ने फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को सीधे सेट में हराया। ओसाका का यह चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, और इसमें और है ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका बनी चैंपियन, 4 साल में चौथा ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक है, जापान की टेनिस खिलाड़ी ये प्रश्न आता है कि कहाँ की हैं, कौन सा जो है स्लैम इन्होंने जीता है। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। फाइनल में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी, आज के समय में ये भी ट्रेंड चलता है कि किसे पराजित किया। ठीक है, या उप विजेता कौन था, सीधे सेट में 6-4 6-3 से हराया। ओसाका चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी और लगातार चौथा खिताब भी जीत लिया। उन्होंने इसके पहले 2019 में टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2 बार 2018 2020 में US ओपन का भी खिताब जीता है। ब्रेडी का यह किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का पहला फाइनल था। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आज के जो समाचार पत्रों में प्रमुख शैक्षिक समाचार सूचनाएं या खबरें थीं, उन्हें मैंने आप लोगों से साझा किया है और निश्चित ही रूप से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।